हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा मैथ्स का चैप्टर है, एक्सरसाइज 4 है 4.1। तो चलिए हम इसे जल्दी से शुरू करते हैं। अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करते हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं कि x + 1 = 0 या फिर x + √2 = 0 और √2y + √3 = 0। ये एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय अर्थात एक और केवल एक हल होता है। आपको संभवतः यह भी याद होगा कि एक संख्या रेखा पर हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों पर पुनः विचार करेंगे और उनसे संबंधित ज्ञान को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करेंगे। यहाँ हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे कि क्या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है? यदि हाँ, तो क्या यह अद्वितीय होता है? कार्तीय तल पर हल किस प्रकार दिखाई जाता है? इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम अध्याय 3 में बताई गई संकल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था वो भी यहाँ पर यूज़ होगा। अब चलिए आगे देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले बता चुके हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, आइए हम निम्नलिखित समीकरण लेते हैं। जैसे हमने एक समीकरण लिया 2x + 5 = 0। ठीक है, इसका हल अर्थात समीकरण का मूल क्या होगा? -5/2। क्यों भाई, कैसे होगा? चलो ये भी करके देखते हैं कैसे है ये हल। देखो 2x + 5 = 0, यानी कि 2x = क्या होगा? प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = -5/2। क्यों? क्योंकि 2 इधर गुणे में था, इधर चला गया बटे में हो गया। ठीक है, तो x का क्या मान निकला? -5/2। तो यही तो यहाँ पर कह रहा है कि इस समीकरण का मूल क्या है? इस समीकरण का मूल -5/2 है। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कैसे निरूपित किया जा सकता है? ये देखिए संख्या रेखा, ये एक संख्या रेखा बनी हुई है। यहाँ पर ये मूल बिंदु है इसका 0 और आगे जो राइट हैंड की तरफ है वो प्लस में संख्याएं हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस में है। ठीक है, अब -5/2 कहाँ आया? आपका 2 और 3 के बीच में आया। -2 और -3 के बीच में। क्यों? क्योंकि जब हम 2 से 5 को भाग देंगे तो क्या होगा? 2 × 2 = 4 होगा ना, और नीचे बचेगा 1 और पॉइंट लगाएंगे 0 तो 2 × 5 = 10। तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 किसके बीच में आता है? 3 और 2 के बीच में आएगा ना, इसलिए -5/2 की वैल्यू कहाँ होगी? -2 और -3 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? पहला, एक रैखिक समीकरण पे तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा इसे, तब किसी भी समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि लिखा हो कहीं पे, अगर 2x + 4 = 0 है अगर, और हमने अगर इधर +2 कर दिया और इधर भी +2 कर दिया तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समीकरण पे। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि क्या हो, एक तरफ अगर लिखा हो आपका 3 + 4 = 7। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके इधर अगर हम बराबर के इधर एक जोड़ देते हैं, +2 कर दें। ठीक है, +2 कर दें और इधर भी अगर हम +2 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर भी जोड़ेंगे तो 4 × 3 = 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये भी 7 और 2 9 हो जाएगा। यानी कि इस समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ क्या की जाए? एक ही जैसी संख्याएं या एक ही चीज़ जोड़ दी जाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गई है कि समीकरण के दोनों पक्षों में जब समान संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है तो कोई भी रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी लाइन है, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है, तब भी रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम गुणा या भाग दें दोनों तरफ बराबर चीज़ों से, या फिर हम दोनों ओर जोड़ें या घटाएं बराबर संख्या से, तो रैखिक समीकरण पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रभाव तब पड़ जाएगा जब हम एक तरफ करेंगे और दूसरी तरफ ना करें, लेकिन अगर हम दोनों तरफ कर रहे हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए थे।
इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। अब एक समीकरण के रूप में क्रिकेट मैच देखते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों में से किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें इतना पता है कि 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया, 176 रन बनाए हैं, लेकिन हर एक के कितने रन है ये हमको नहीं पता, ठीक। अभी यानी कि यहाँ पे 2 अज्ञात राशियाँ हैं, दोनों हमको नहीं पता है। आइए अब हम इन अज्ञात राशियों को x और y से देखते हैं। यानी हम देखें एक क्रिकेटर ने जो है मतलब एक बल्लेबाज ने x रन बनाए हैं और दूसरे ने y बनाए हैं, तो x + y = 176 हो गया है, ठीक है। इस तरह एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या y है, यानी कि x + y = 176 कहा गया है हमसे, जो कि एक क्या है, अभीष्ट समीकरण है। यह 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यही होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चर क्या होते हैं आपको मैंने पहले भी बताया है, पहले चैप्टर में बताया था कि x y z जो ये हमारे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना। तो इसमें 2 चर हैं, यानी x और y 2 चर हैं, तो क्या है ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। अगर एक ही होता, x होता खाली या खाली y होता तो क्या होता, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होता, ठीक है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यही परंपरा रही है कि इस प्रकार के समीकरणों के चरों को x और y से प्रकट किया जाता है, परंतु अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे कि ये 1.2s + 3t = 5। भाई एक s यूज़ कर लिया, एक t यूज़ कर लिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप x y z ही यूज़ करोगे, आप a b c d z तक आ बा सादा जो भी हो कोई भी चर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। वैसे मोस्टली x y z ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x y z को ही यूज़ किया जा सकता है खाली। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है p + 4q = 7, तो ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। πu + 5v = 9, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। और 3 = √2x - 7y भी एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक। आगे देखें, क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप इन समीकरणों को क्रमशः 1.2s + 3t - 5 = 0 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण में, उसी के अकॉर्डिंग देखें। 1.2s + 3t = 5 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, 1.25 + 3t, और अगर हम ये 5 इधर ले आए माइनस हो जाएगा, तो -5 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1.2s + 3t = 5 दिया था, तो 1.2s + 3t और उधर बराबर के इधर ले आओ 5, तो -5 = हो जाएगा 0। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे दूसरा भी लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा लिखेंगे तो फिर 9 उधर था इक्वल में, तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और उधर 3 था तो इधर ये माइनस में 3 आ जाएगा = 0। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। उसके बाद आता है उस समीकरण को जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ a b और c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a और b दोनों शून्य नहीं होते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये सारी बात पहले चैप्टर में भी पढ़ाई थी, पहले चैप्टर में यही बात इसमें भी है, चौथे चैप्टर में, ठीक है। यही समीकरण, इसी समीकरण का तरह तो ये बन गया। देखो 1.2s + 3t - 5 = 0, ax + by + c = 0, ठीक है। तो ये एक अंडरलाइन कर लो, ये फॉर्मूला ऐसे ही रूप में लिखे जाते हैं रैखिक समीकरण। a और b 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब एक एग्जाम्पल देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो, नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान बताइए, a b और c के मान बताइए। तो पहला जिसे दे रखा है 2x + 3y = 4.37, ठीक है। तो ये इसमें हमको a b c के मान बताने हैं, a b c का क्या मान होगा। अब देखो ये बराबर के इधर था, इसको इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें इस समीकरण के रूप में इसको बनाना है। ax + by + c = 0, इसलिए क्या कर दिया, 2x + 3y - 4.37 = 0 लिख दिया। अब देखो इससे मैच करो, इससे मैच करोगे तो क्या है, जो तुम्हारा a है, a की जगह पे क्या आ रहा है, a की जगह पे वैल्यू है 2, b की जगह पे वैल्यू है
3 और सी की जगह पे वैल्यू क्या है -4.37। तो यही इसका आंसर हो गया। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -4.37। इसी तरीके से दूसरा भी दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या है, x-4 इज इक्वल टू √3y। इसको भी करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। तो इधर √3y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों y तो लास्ट में आ रहा था, बीच में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। अब इसको लिखने के बाद इसको फिर से मैच कर लो। तो a की जगह पे क्या आएगा, x के साथ गुणे में क्या है 1, इसलिए a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आएगा माइनस का √3, बी की जगह माइनस √3, तो बी की वैल्यू माइनस √3 हो गई। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -4। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी किया गया है। ठीक, आगे देखो समीकरण ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक उदाहरण होता है, क्योंकि इसे ax प्लस 0.y प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस 0.y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को इसी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। x की वैल्यू क्या है -5, तो x -5 को 1.x प्लस 0.y इज इक्वल टू -5 लिखा जा सकता है, या फिर लिखा जा सकता है 1.x प्लस 0.y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये x इज इक्वल टू -5 लिखा है, x इज इक्वल टू -5 है। अब -5 को इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद में क्या है, अगर हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको y भी लिखना पड़ेगा। तो y कहाँ से लेके आएंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब जब यहाँ पे y नहीं दिया है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए, ये एक चर वाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखेंगे 0.y बीच में प्लस में लगा देंगे, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। बात समझ में आई। अब दूसरा है जैसे y इज इक्वल टू 2, तो इसको भी ऐसे करेंगे। अब इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, तो इसमें हमको y दे रखा है, 2 दे रखा है, लेकिन x नहीं दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 0.x को ऐड कर देंगे। अगर x नहीं दे रखा है तो 0.x ऐड करेंगे, अगर y नहीं दे रखा है तो 0.y ऐड करेंगे, और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला, ऐसे ही फोर्थ वाला है। अब आगे देखो प्रश्नावली 4.1 शुरू हो गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4.1 का, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये है। चलो अब इसे करके देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। प्रश्न में हमको दे रखा है नोटबुक की कीमत हमें x रुपये मानना है, यानी माना मतलब प्रश्नानुसार कलम नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार कलम की कीमत दे रखी है, कलम की कीमत हमको क्या दे रखी है, y रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी नोटबुक की कीमत x इज इक्वल्स टू कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत y है तो क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, यानी x इज इक्वल्स टू 2y हमसे कह रहा है, प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। अब हमें x इज इक्वल्स टू 2y को एक रैखिक समीकरण बनाना है, तो क्या होगा, x इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। बस ये बन गया आपका रैखिक समीकरण और यही हो गया आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए।
और प्रत्येक को स्थिति में ए, बी और सी के मान बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला वाला क्या दे रखा है, तो इसमें ए बी सी के मान बताने हैं रैखिक समीकरण में, और पहले ये रैखिक समीकरण बनाना है इस रूप में, उसके बाद ए बी सी के मान बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 9.35 बार। चलो इसे देखें फिर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, देखो इसको पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + 3y ऐसे उतारेंगे। अब इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 9.35 बार = 0। अब क्या ये वो फॉर्म बन गया आपका, कौन सा फॉर्म, ax + by + c = 0। ठीक है, तो हमें पता चल गई यहाँ से वैल्यू। इसे हल नहीं करना क्योंकि हमें कोई ये सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है। तो यानी कि अगर a से वैल्यू देखो तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। a = क्या हो गई वैल्यू, 2 हो गई। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3, तो b = क्या हो गया, 3। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है आपका माइनस, सिंबल मत भूलिएगा कभी भी, माइनस का 9.35 बार। तो ये ए बी सी तीनों की वैल्यू हो गई। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0। ठीक है, तो ये है इक्वेशन। अब ये तो तुम्हें एक तरीके से उसी इक्वेशन में दे ही रखा है क्योंकि आपको = 0 दे रखा है, ax + by - c = 0 में। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो x - y/5 को हम लिख सकते हैं y × 1/5, या फिर 1/5 × y, ऐसे भी लिख सकते, चाहे गुणा का इधर लिखो चाहे उधर लिखो। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि x - 1/5 × y - 10 = 0। अब इसे समझने में आसानी होगी। अब क्या है, देखो ax, by और c = 0। अब यहाँ से देख लो तो a की वैल्यु क्या होगी, x तो x है, x के साथ गुणे में क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस की 1/5। ठीक है, माइनस का 1/5 b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 10, और ये हो गया आंसर। इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 2x + 3y = 6। अब इसे करके देखते हैं, इसे भी सेम वैसे ही करना है, माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 = 0। अब फिर से वैसे ही मैच करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2, b की वैल्यू क्या आएगी 3, और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6। ये भी हो गया आंसर। अब देखेंगे ऐसे ही चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है, चौथा प्रश्न है x = 3y। ठीक है, x = 3y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 3y = 0। अब कहेंगे कि a की वैल्यू मिल रही, b की वैल्यू मिल रही, c की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो जब c की वैल्यू नहीं दी है तो हम यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे 0, यानी हम समीकरण क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, x - 3y + 0 = 0। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। ठीक है, अब हमारी वैल्यू अब हम देखेंगे, उससे मैच करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ax होता है प्लस यहाँ पे by होता है प्लस c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। बस यही हो गया आंसर। अब देखेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है 2x = -5y। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x माइनस का इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा प्लस 5y = 0। अब हमें c की वैल्यू नहीं पता है, अभी पहले वाले सवाल की तरह करेंगे बिल्कुल, 2x + 5y + 0 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 5, c की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, 6 क्या है, 3x + 2 = 0। इसमें क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें ax की वैल्यू यानी a की वैल्यू और a की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, y की वैल्यू नहीं दे रखी है और c की वैल्यू दे रखी है। तो अब इसे देखें क्या करेंगे, b की वैल्यू नहीं पता, a की पता है। अब देखो 3x + 2 = 0 है। ठीक है, अब अभी हमने देखा था जब अभी थ्योरी में क्या था उसमें कि जब हमें x या y की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसका 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे 0 × x, ये दशमलव नहीं है, ये 0 × x है। ऐसे जब y नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे 0 × y,
ठीक है, क्योंकि हम जीरो से जब किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाती है, और जब हम जीरो इस समीकरण में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 0 गुणा वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब उससे वैल्यू देखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से जब वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसी का 7 वाला देखें। तो 7 वाला क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x नहीं दे रखा है, ठीक है, ax की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अब हम यहाँ पे x का मानेंगे क्या, 0 इंटू एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 5 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी y नहीं पता है तो y का क्या करेंगे, फिर से हम 0 इंटू वाई लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या लिख हो जाएगा ये, अब हमें देखो क्रम क्या कहता है, क्रम कहता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में समीकरण को हमें लिखना है। यानी हमें पहले क्या लिखनी है, x वाली वैल्यू, तो पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस का 2x, सिंबल के साथ लेके चलना, इस बात का ध्यान रखना, प्लस अब बी वाई वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, 0 गुणा वाई, ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू 5, और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर खत्म। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है 4.1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।